ग्रीटिंग्स ऑफ द डे एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पोम के बारे में जिसका नाम है मैक फ्लेक्नो, रिटन बाय जॉन ड्राइडन। पोम को डिस्कस करने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि कौन सा पीरियड में थे और ड्राइडन जो पोएट थे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। रेस्टोरेशन पीरियड दोस्तों रेनेसा पीरियड के बाद आया था। 1600 टू 1785 जनरली ये रहा था। इस पीरियड को न्यो क्लासिज्म, एज ऑफ रीजन और एनलाइटमेंट पीरियड भी कहा जाता है। इस पीरियड में एक्सप्लोरेशन और एक्सपेंसिवनेस के बारे में भी जाना जाता है इस पीरियड को। इस पीरियड की खास बात ये थी कि जो शेक्सपियर मेटाफर लैंग्वेज अपना यूज करते थे उस लैंग्वेज को रिजेक्ट कर दिया गया था। प्लॉट्स जो रेनेसा पीरियड में बहुत बड़े बड़े रखे जाते थे, प्लॉट्स यहाँ पे बहुत ही छोटे कर दिए थे और साथ ही यूनिफाइड कर दिए थे। यूनिफाइड का मतलब दोस्तों यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि एक ही जगह और एक ही टाइम की बात करते थे। राइज ऑफ सटायर, सटायर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, मजाक उड़ाना बहुत ज्यादा बढ़ गया था पोम्स में। Now let's discuss about the poet Dryden. He got education in Westminster School in London. He occupied a preeminent position as a playwright, poet, satirist, translator, literary critic during the Restoration period. He was appointed as a poet laureate. पोएट लॉरिएट दोस्तों यहाँ पे मैं कहूंगी कि एक स्पेशल ऑनर, एक स्पेशल फील्ड में जो प्राइज मिलना होता है उसको बोलते हैं लॉरिएट। He got married with Lady Elizabeth Howard. On the same year, he collaborated with her brother, Sir Robert Howard. एक प्ले इन दोनों ने मिलकर लिखा था जिस प्ले का नाम था इंडियन क्वीन और जिसको बहुत ही सक्सेस मिला था when it was staged in 1664. थोड़े समय के बाद एक प्रोटेस्टेंट किंग इंग्लैंड को रूल करने आ गए और उस टाइम पे ड्राइडन लॉस्ट हिज ऑफिशियल पोजीशन और उनकी जो वो पोएट लॉरिएट की जो पोजीशन थी वो भी खत्म कर दी गई थी। वर्स्ट सिचुएशन दोस्तों तब आई जब वही पोजीशन उन्हीं के एनिमी थॉमस शेडविल को दे दी गई। Okay friends, let's start about the title of the poem. Title of the poem is Mac Flecknoe और इसका एक और टाइटल है जिसका नाम है सटायर अपॉन अ ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पोएट टीएस। मैक का इधर मीनिंग है बेटा, सन। मैक फ्लेक्नो मतलब फ्लेक्नो का बेटा। फ्लेक्नो मैं बता दूं एक हिस्टोरिकल रिचर्ड फ्लेक्नो की बात की गई है और ऐसा माना जाता है कि जिस साल में उनकी डेथ हुई थी 1678 में मैक फ्लेक्नो सेम ईयर में कंपोज की गई। ड्राइडन को यहाँ पे कनेक्शन मिला, एक कनेक्शन मिला उनको फ्लेक्नो एंड इंग्लिश प्रीस्ट एट रोम से, जिससे उन्होंने मैक फ्लेक्नो लिखने का सोचा। लेट्स स्टार्ट अबाउट मैक फ्लेक्नो पोम। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग पोम। जैसे मैंने पहले बताया था मॉक हेरोइक सटायर है, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में लिखी गई है। एक किंग जो कि एक नॉनसेंस किंग है उसके बारे में लिखी गई है। मैक फ्लेक्नो को यहाँ पे कंपेयर किया गया है ऑगस्टस सीजर से। ऑगस्टस सीजर जो कि एक एम्परर थे रोम के, जब वो यंग थे तभी बन गए थे और सीजर को एज अ फ्लेक्नो जैसे फ्लेक्नो ने बहुत टाइम से रूल किया इसी तरीके से सीजर ने भी बहुत टाइम तक रूल किया था। कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस की बात करते हैं जैसे लाइन 49, लाइन 7, लाइन 15, लाइन 117। तो लाइन 49 जैसे है द लिटिल फिशर्स थ्रॉन्ग, इसमें कहते हैं कि जब ग्रीक म्यूजिशियंस एरियंस गाना गाते थे तो सी के बाहर डॉल्फिन्स आ जाती थी, डांस करती थी। उसी तरीके से जब शेडवेल गाना गाता था तो छोटी छोटी मछलियां इकट्ठी हो जाती थी, वो आ जाती थी बाहर, लेकिन उसका गाना सुनने के लिए नहीं, ब्रेड क्रम्स जो वो डालता था सी के अंदर उसको खाने के लिए आ जाती थी। ब्रॉथल हाउसेस राइज, लाइन नंबर 7, ये कहता है कि जब शेडवेल अपना राज कर रहा था उस टाइम पे ब्रॉथल हाउसेस दोस्तों इसका मतलब है कि प्रोस्टिट्यूशन काफी ज्यादा बढ़ गया था। लाइन 15, दैट ही टिल डेथ ट्रू डलनेस वुड मेंटेन, कि जब तक वो जिएगा, थॉमस शेडवेल जब तक जिएगा एज अ फ्लेक्नो, वो तब तक उसके राज में मूर्खता बनी रहेगी, बेवकूफियां चलती रहेंगी। नेक्स्ट 12 आवर्स फ्लाई इन द स्काई, इसमें कहा गया है कि जब रोम्यूलस प्लान कर रहे थे रोम को बनाने के लिए
तो वो इतना अच्छा साइन था कि 12 जो वर्चर्स थे वो स्काई में उड़ने लग गए। इसका मतलब था कि ये बहुत ही अच्छा शगुन है, गुड ओमेन है। लेकिन इसी तरीके से जब थॉमस शेडवेल अपना उसमें आए, राज करने के लिए आए, तो बहुत ही सरकास्टिक वे में उन्होंने कंपैरिजन किया उस 12 वर्चर्स को आउल्स के साथ, कि जब थॉमस शेडवेल आए अपना राज करने के लिए उस वक्त आउल्स उल्लू उड़ने लग गए थे। तो थॉमस शेडवेल की कोरोनेशन सेरेमनी के बारे में बात करी। कोरोनेशन सेरेमनी होता है कि जब किसी राजा को ताज पहनाया जाता है, उस सेरेमनी की बात कर रहे हैं। कि कोरोनेशन सेरेमनी जब हो रही थी तो जो उनका रेड कार्पेट जो होता है, जैसे राजा जो जाता है अपने सिंहासन तक, तो वो रेड कार्पेट की जगह हर तरफ पेजेस ही पेजेस थे। और वो पेजेस किसके थे? हेवुड के बुक्स के, बुक्स ऑफ शर्ले, ऑग्लीबी और खुद शेडवेल हिमसेल्फ, खुद उनकी जो किताबें थी। वहां पे सिर्फ वो जो रेड कारपेट था वो रेड कारपेट ना होके पन्नों से पूरा वो बना हुआ था सिंहासन तक जाने के लिए। ये जो हेवुड, शर्ले, ऑग्लीबी है, ये उस टाइम के प्रोटेस्टर्स हैं। प्रोटेस्टर्स कहने का मतलब है उस टाइम के बहुत ही बेकार घटिया पोएट्स के बारे में लिखा गया है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स कंक्लूड द पोम। मैक फ्लेक्नो एक मास्टरपीस था। मैक फ्लेक्नो जो है एक मॉक हीरोइक पोम है इंग्लिश लिटरेचर का। ड्राइडन का पर्पस जो था मैक फ्लेक्नो का, वो ये था कि वो शेडवेल को एक्सपोज कर सके कि वो कितना ही घटिया राइटर है। साथ ही ड्राइडन लैम्पून्स शेडवेल मर्सीलेसली। लैम्पून्स मतलब होता है पब्लिकली उन्होंने इंसल्ट किया है कि किस तरीके से घटिया राइटिंग थी शेडवेल की, जो बहुत ही नीरस थी, बिल्कुल जिसमें कोई रस ही नहीं था और बहुत ही अनइंस्पायर्ड थी, जो किसी को इंस्पायर ही नहीं कर पाया था। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप आपको समझ आया होगा, आपने एंजॉय करी होगी पोम। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।